करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। भाई बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को रख के सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का तो चुनाव हो गया, अब इस साल बिहार में चुनाव है,
आंध्र प्रदेश में 4 साल 4.5 साल कोई चुनाव है नहीं, सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, जब से बीजेपी सदन चला रहे, जब से सरकार बनाई है 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को, और आज भी इस बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं है। ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। See, I have to read the budget carefully. There has been a lot of confusion the way the budget has been presented, and she has also said that there will be exemption depending on different categories. For 4 to 8 lakh categories, there is going to be 5% rebate, and then 8 to 12, there's going to be 10%. 12 to 15 lakh, there's going to be 15%. So I have to read the budget first. But I have listened to the budget speech extremely carefully. I think there's nothing for the middle class. They're only trying to fool the people like they've done in the past 10 years. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे, वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण है, इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को घोषित किया है, फिर 100 जिलों में जो नई कृषि की योजना हो, या फिर जो हमारे ऑयल सीड्स है, दलहन तिलहन है, इसके लिए एक नई योजना की घोषणा हो। इस नई योजना के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा होगा और केंद्र सरकार 100% माल खरीदने की बात कर रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो मच्छीमारी करने वाले किसान हैं, उनको भी 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे बिना ब्याज के मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति के लिए एमएसएमई का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी जो क्रेडिट लिमिट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये दोनों को बढ़ाने के कारण एमएसएमई को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, चूंकि महाराष्ट्र ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, तो स्टार्टअप्स को भी जो 20 करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है, इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पीपीपी को बढ़ावा देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाकर एक प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, राज्यों को 50 साल का बिना ब्याज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने के लिए
1.5 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का यह बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला यह बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का यह बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर रखा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उसको ध्यान में रख के बजट में जो घोषणाएं की गई है, उसको ध्यान में रख के हर क्षेत्र में कैसे विकास की गति आगे बढ़े, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। रोजगार सृजन का भी है, पर्याप्त ध्यान रखा गया है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। तो सबों के हित में ये बजट है और हम समझते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद इतना अच्छा बजट पेश हुआ। बिहार के लिए बहुत कुछ बजट नहीं, बिहार है कि आरोप लग रहा है कि चुनाव है इसलिए बहुत कुछ दिया गया है। नहीं, आरोप लगाने की अलग बात है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो पूर्वी भारत में जो विकास की गति कम हुई है उसको ध्यान में रख के पटना में IIT है उसका विस्तार किया गया है। मखाना जो पूरे उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा उत्पाद है, जो आज पूरे दुनिया में सबसे प्रचलित है, उसके उन्नति के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के यूनिट का वहां हुआ है जिसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों को मार्केट मिलेगा, किसानों के जो उत्पादन है उसका प्रोसेसिंग होगा, बेहतर होगा। तो इसलिए इसका लाभ तो मिलेगा, तो इसमें कौन खास बात है। बिहार इस देश का अंग है कि नहीं है। अब जो बोल रहे हैं उनका तो बात छोड़ दीजिए, उनको तो वो यही काम है। दूसरी तरफ हवाई अड्डा क्या हुआ है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण होगा बिहटा और पटना के अलावा, तो इसमें कौन खास बात है। इसके अलावा मेरे मंत्रालय में भी आज हम लोग 60,000 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं। अब 60,000 करोड़ रुपए के निर्यात, उसमें निर्यात को बढ़ाने का काफी स्कोप है। उसको ध्यान में रखते हुए जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो समुद्र का इलाका है, वहां से लेके हाई सी तक फिशिंग की सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की घोषणा हुई है। उसमें विशेष तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को दोनों को ध्यान में रख के किया गया है। अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में फिशिंग होने से हमारा जो निर्यात है वो एक दुगना हो जाएगा। आज हम 60,000 करोड़ का है, हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा पार कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त फ्रोजन फिश पेस्ट और जो फिश हाइड्रोजिलेट में जो कस्टम ड्यूटी की कटौती की घोषणा हुई है, यह घोषणा दोनों ही घोषणा जो है आपको वैल्यू एडिशन में, जो फीस का वैल्यू एडिशन है उसमें मदद करेगा। और जब हम वैल्यू एडिशन में मदद होगा तो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। तो ये सारे जो है हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन को करते हैं, तो देश का आर्थिक विकास होगा, देश की आर्थिक उन्नति बढ़ेगी अगर फीस का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो। और आखिरी सवाल, जो इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को बड़े पैमाने पर छूट दी गई है 12 लाख तक, इस पर आपका क्या? देखिए, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। किसी सर सोचा भी नहीं होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि सीधे 7 लाख से 12 लाख पर इनकम टैक्स का छूट मिलेगा। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर, जो स्लैब स्ट्रक्चर जो उन्होंने घोषित किया है वो एकदम बहुत ही सिंपल है। सभी के वर्ग के लोगों को, मिडिल क्लास के हर वर्ग के लोगों को, हर आय वर्ग के लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है। और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं
उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% की यह कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। क्या कहना, क्योंकि खास तौर से बिहार को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। देखिए, ये जिस तरीके से सिटीजन ओरिएंटेड बजट है, मतलब नागरिक के हितों को दृष्टि रखते हुए बना है। शायद पहली बार इतिहास में 8 लाख से सीधा 12 लाख का पर इनकम टैक्स पे कोई इनकम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतलब फायदा देश के आम आदमी को, जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब उसको कोई इनकम टैक्स पे नहीं देना पड़ेगा। आम आदमी को क्या था कि उसको मेडिकल के लिए, आज कैंसर की दवाओं को मुफ्त करने का काम किया, मेडिकल इक्विपमेंट पे सस्ता करने का काम किया। सबसे ज्यादा जो ईवी बैटरी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी आएगी या जो मोबाइल की है, तो लिथियम के ऊपर उन्होंने सस्ता किया है। जो 12 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 12 क्रिटिकल मिनरल्स को उन्होंने सस्ता करने की बात कही है। तो और मुझे लगता है कि ये इस बार का बजट तो निश्चित तौर से केवल एक साल का एनुअल बजट नहीं है कि कितनी प्राप्तियां हैं और कितना एक्सपेंडिचर है, बल्कि ये जो उन्होंने 2047 का एक विकसित भारत का है, उसका एक फाउंडेशन है।